नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी रियल बी सिंपल में एक बार फिर से। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। अपनी लास्ट वीडियो मैंने 31 दिसंबर बृहस्पतिवार के दिन पोस्ट की थी और आज जब ये वीडियो आपको मिलेगी उस दिन भी बृहस्पतिवार ही होगा, क्योंकि अभी मैं एडिटिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। लेकिन हाँ, हफ्ते में एक दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन मैं ज़रूर टाइम निकाल लेती हूँ, तो इसीलिए आज ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये वीडियो मैंने शूट की थी 30 दिसंबर के दिन, जिस दिन ये हालात थे जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। और ये कोई बहुत सुबह सुबह की क्लिप नहीं है, इस टाइम 9 बजे हुए हैं और मेरी बेटी का स्कूल टाइम चेंज हो गया था, तो बस वो स्कूल जाने ही वाली है, तब मैंने ये क्लिप शूट की थी। दिसंबर में बहुत से दिन ऐसे गए हैं, करीब 7 से 8 दिन आप मान लीजिए, कि जिस दिन बहुत ज़्यादा कोहरा हुआ, इतना कोहरा कि सामने खड़े हुए आदमी की शक्ल भी दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन एक खुशी की बात ये होती थी कि जितना कोहरा पड़ता था ना, उस दिन धूप ज़रूर निकलती थी और बहुत अच्छी धूप निकलती थी, जो कि उस दिन भी निकली थी। तो अभी जैसे मैंने कहा कि मेरी बेटी के स्कूल की टाइमिंग चेंज हो गई है, उस दिन तक छुट्टियां नहीं पड़ी थी, हालांकि 31 दिसंबर से उसकी छुट्टियां हो गई थी। तो अभी बस मैं उसी को स्कूल भेज रही हूं। और जो मेरे हाथ में आपने ब्रेड देखे हैं, वो है हमारे पेट्रोल भाई साहब के लिए। जी हाँ, ये जो डॉगी आप देख रहे हो, इसका नाम हमने पेट्रोल रखा हुआ है। हमने क्या, एक्चुअली मेरे बेटे ने रखा हुआ है। और इतनी ठंड में भी आप देख रहे हो, कोहरा बिल्कुल बारिश की तरह बरस रहा है। ये यहाँ से जाने का नाम नहीं लेता, सुबह सुबह ही आ जाता है, कभी कभी तो बिल्कुल 6 बजे ही, जब कुछ भी दिखाई नहीं देता। और आज मैं करीब 5:30 उठी थी, हालांकि थोड़ा सा लेट उठ रही हूँ कोहरे की वजह से, लेकिन आज इसलिए उठना पड़ा क्योंकि आज मेरे हस्बैंड सुबह ही सुबह हॉस्पिटल गए थे और हॉस्पिटल काफ़ी दूर है, तो इसलिए उनको सुबह ही जल्दी निकलना होता है ताकि 8 बजे तक वो हॉस्पिटल पहुंच जाएं। मैंने फ़ोन किया था, वो हॉस्पिटल पहुंच भी चुके हैं। लेकिन जब मेरी बात उनसे हुई तो उन्होंने बताया कि कोहरे की वजह से गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो सुबह करीब 6 बजे घर से गए थे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना एक्चुअली मैंने सुबह ही बना लिया था, लेकिन ये बीच में मैंने छोड़ दिया था क्योंकि बाकी काम करने लग गई थी। मेरे हस्बैंड को खाना खा के नहीं जाना था, उनको खाली पेट ही जाना था, उनके कुछ चेकअप होने थे। लेकिन मैंने उनको खाना ना पैक करके दे दिया था। ये सूखी सब्जी और रोटी मैंने उनको पैक करके दे दी थी। मेरी बेटी को मैंने इसके साथ पराठे बना के दिए हैं, दाल वाले, और वही मैं और मेरा बेटा भी खाने वाले हैं। तो हस्बैंड मेरे करीब 12:30 या 1 बजे तक वापस आ जाएंगे और उसके बाद मेरे बेटे को जाना है, तो इसलिए अभी मैं उसको खाना दूंगी। तो अभी तक वो नहा रहा था, इसीलिए मैंने ये कुछ 1-2 काम जो किचन के पड़े हुए थे, इनको समेट लिया। जो अचार का आप बड़ा सा जार देख रहे हो ना, मर्तबान कांच का, हमारे यहाँ तो अचार का बोट बोलते हैं उसको, आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताइएगा। तो उसमें मैंने बचा हुआ अचार पलटा है, क्योंकि जब मैंने अचार डलवाया था ना पिछले साल मई में, तो वो उन्होंने प्लास्टिक के बॉक्स में डाल के दिया था। मेरे हस्बैंड की मामी हैं, बहुत अच्छा आम का अचार डालती हैं, तो हम सब उन्हीं से डलवाते हैं। तो यहाँ पर अभी सुबह के कुछ और काम मैं कर रही हूँ। मलाई जो इकट्ठी हो गई थी, उसको डायरेक्ट मैंने घी बनने के लिए रख दिया है। इस बार मैंने उसको जमाया नहीं है, जैसे कि मैं हर बार उसको दही का जामन लगा के जमाती हूँ। इस बार बस डायरेक्ट ही उससे घी बना रही हूँ। और अभी किचन आप देख रहे हो पूरी तरह से फैली हुई है, लेकिन कोई नहीं, उसको हम समेट लेंगे। अभी फ़िलहाल मैं अपने बेटे को रोटी दे रही हूँ। और यहाँ पर हैं दाल के पराठे और आलू मेथी की सूखी सब्जी, जिसको मैंने कसूरी मेथी से बनाया है, ताज़ी मेथी से नहीं। तो अभी चलो मैं अपने बेटे को खाना दे देती हूँ, और साथ में मैंने उसको लस्सी दी है, क्योंकि उसको दही और लस्सी बहुत पसंद है। अभी सब्जी गर्मा गर्म है, क्योंकि सुबह मैंने बनाकर दे दी थी अपने हस्बैंड को भी, बेटी को भी, लेकिन फिर मैंने दोबारा से गर्म की, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है कि खाना बनने के 5 मिनट के अंदर अंदर ही ठंडा हो जाता है। तो अभी मैंने भी खाना खा लिया और उसके बाद मैं लग गई हूँ यहाँ पर थोड़ा बहुत काम समेटने के लिए।
तो रसोई का ये वाला सेक्शन जहाँ पर मैं अचार रखती हूँ, साथ ही आटे का डब्बा रखा होता है और ये सारे नमकीन बिस्किट्स के डब्बे होते हैं, कुछ और भी डब्बे हैं। तो ये मतलब जाहिर सी बात है, इसका सामान निकला था तो दोबारा रखने से पहले बस मैं उसको अच्छे से झाड़ पोंछ के रख रही हूँ। और इसी तरह से किचन की छोटी छोटी क्लीनिंग होती रहती है। हर दिन मैं कुछ ना कुछ ऐसा साफ करती ही रहती हूँ, इसीलिए किचन की डीप क्लीनिंग का नंबर काफ़ी दिनों बाद आता है। अब यहाँ पर है मेरे पास 2 थैले, एक छोटा एक बड़ा, जिसमें रखी रहती हैं खूब सारी पॉलीथीन्स जिनको मैं डस्टबिन में यूज़ करती हूँ। और मेरे पास 2 डस्टबिन हैं, एक रसोई में और एक बाहर रखा होता है। तो जो रसोई का डस्टबिन है उसमें ज़्यादातर गीला वेस्ट जाता है और जो बाहर डस्टबिन है उसमें जाता है सूखा वेस्ट। तो इसलिए मुझे उन दोनों को कभी भी सेग्रीगेट नहीं करना पड़ता। मैं अलग अलग किचन में अलग अलग डस्टबिन में ही अलग अलग तरह का कूड़ा रखती हूँ। अब यहाँ पर ये जो अचार का डब्बा खाली हुआ था ना, इसमें बहुत ज़्यादा चिकनाई लगी हुई थी, तो इसमें मैंने सिंपल गर्म पानी डाल के छोड़ दिया है। और ये जो कंटेनर हैं काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो इनको मैं यहाँ सिंक में नहीं धोऊंगी, इनको ऊपर छत पे ले जाके मैं धोऊंगी। तो अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू और करीब 10:30 बजे का टाइम हो गया है। तो हालांकि सुबह जब मैं उठती हूँ तो बासी झाड़ू तो लगती है घर में। जो बाहर की क्लीनिंग होती है, मेन गेट की जो मैं करती हूँ धुलाई वगैरह, वो भी मैंने कर दी थी। और अंदर वाले कमरे में जहाँ पर मुझे पूजा करनी होती है वहाँ पर मैं पोछा भी लगा देती हूँ। लेकिन एक बार जब सारा खाना बन जाता है उसके बाद किचन में कुछ ना कुछ थोड़ा वेस्ट गिरता ही है। उसकी वजह से मैं एक बार खाना बनाने के बाद पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ और फिर दोबारा से पोछा लगाती हूँ। तो पहले मैं ऐसे किया करती थी कि सुबह सुबह ही झाड़ू पोछा कर लेती थी, लेकिन अब मुझे लगा कि मुझे अपना रूटीन थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए। और ये रूटीन भी अच्छा ही है, पहले वाला भी अच्छा था, ये भी अच्छा है। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने रूटीन तय कीजिए, किसी दूसरे को देखकर नहीं। तो यहाँ पर मैं भी यही कर रही हूँ कि अब जब सारा काम ख़त्म हो चुका है, खाना बनाने का, किचन का, बर्तन साफ़ करने का, उसके बाद सबसे लास्ट में मैं पोछा लगा रही हूँ। और जैसे मैंने बताया कि अंदर वाला कमरा जहाँ पर मुझे पूजा करनी होती है वहाँ पर मैं पोछा सुबह नहाने से पहले ही लगा देती हूँ। और अब जब मेरी बेटी का स्कूल 9 सवा 9 बजे का हो गया है तो तब मैं उसके जाने से पहले नहा भी लेती हूँ, पूजा भी हो जाती है और जैसे मैंने कहा कि अंदर वाले कमरे में झाड़ू पोछा भी हो जाता है। बाहर मेन गेट की क्लीनिंग भी मैं सुबह ही कर लेती हूँ, लेकिन ये जो बीच का पोर्शन है इसकी क्लीनिंग मैं खाना बनाने के बाद करती हूँ। अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ वॉश बेसिन की क्लीनिंग और यहाँ जो बाहर वाला चौक है उसको मैं वॉश बेसिन की क्लीनिंग करने के बाद पोछा लगाती हूँ, क्योंकि जब यहाँ पर मैं क्लीनिंग करती हूँ तो थोड़ा बहुत पानी गिरता ही है और जब पोछा लग जाता है तो वो वाला पानी भी साफ़ हो जाता है। तो इस तरह मैंने पूरी डिटेल दे दी आपको कि मैं किस किस तरह से किस किस हिस्से की क्लीनिंग करती हूँ। और यहाँ पर है ढेर सारे कपड़े जो मैंने एक दिन पहले धोए थे, लेकिन उस दिन धूप नहीं निकली थी। हाँ, आज बहुत अच्छी धूप निकल गई है, आप देख ही सकते हो जहाँ पर मैं बैठी हूँ यहाँ पर भी ऊपर जीने के दरवाजे से बहुत अच्छी धूप आ रही है। और आप लोगों में से कौन कौन ऐसा है जो सीढ़ियों को, स्टेयर्स को जीना बोलता है? आज तक भी हम लोगों की ज़बान पे यही शब्द चढ़ा हुआ है तो हम लोग यही बोलते हैं। और आप देख ही रहे हो यहाँ दरवाजे में से भी छनकर धूप अंदर आ रही है। तो पूरी क्लीनिंग हो चुकी है और अभी ये जगह आपको खाली खाली दिख रही है ना, लेकिन अभी फ़िलहाल जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ये पूरा चौक भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने अपना काम फैलाया हुआ है। तो अभी मैं आ गई हूँ ऊपर और ये जो किचन के डब्बे खाले हुए थे, आटे का डब्बा, अचार का डब्बा, इनको मैं ऊपर ले आई हूँ क्योंकि मैं इनको यहीं पे धोऊंगी। जैसा मैंने बताया कि सिंक में ना बड़े बड़े डब्बे धुल नहीं पाते हैं अच्छे से, और धुल पाते हैं तो फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी बिखरता है, इसलिए ऐसे बड़े बड़े काम ना मैं ऊपर छत पे ही करती हूँ। और यहाँ पर हैं ढेर सारे कपड़े, जैसे मैंने बताया कि एक दिन पहले धोए थे, लेकिन धूप उस दिन कुछ खास थी नहीं और आज बहुत अच्छी धूप है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले ऊपर आते ही ये कपड़े सारे सुखाए हैं तार पे, और हल्की हल्की सी ना हवा भी चल रही है। और अभी टाइम हुआ है करीब 11:30 बजे, तो लगभग सारा ही काम मेरा हो चुका है। अब मैं बैठकर करीब आधा से पौना घंटा अपने शरीर को धूप लगाऊंगी, क्योंकि
अभी दिसंबर के मिडिल में जब मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी थी, तो हम दोनों ही हस्बैंड वाइफ ने अपने जो रेगुलर टेस्ट होते हैं वो कराए थे। हालांकि काफ़ी दिनों बाद कराए थे और उसमें मेरा विटामिन D3 का लेवल बहुत ही कम आया है। जो उसकी एक नॉर्मल वैल्यू होती है वो 30 के आसपास है और मेरा विटामिन D3 का लेवल है सिर्फ 6। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे अंदर कितनी कमी हो गई है विटामिन D की। और इसका पता हालांकि मुझे थोड़े दिन पहले ही लगा, लेकिन अंदाज़ा मुझे काफ़ी दिन पहले से हो रहा था, क्योंकि मेरी हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। पूरे शरीर में हड्डियों में इतना दर्द रहता था कि कभी कभी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। थोड़ा सा काम करते ही मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता था। तो इसलिए अब मैंने तय किया है कि भले ही मुझे कोई काम छोड़ के बैठना पड़े, लेकिन काम बाद में हो जाएगा, धूप में मुझे ज़रूर बैठना है। कभी कभी तो मैं 1 से 1.5 घंटा भी धूप में बैठ जाती हूँ। हाँ, गर्मियों के दिनों में धूप बहुत तीखी होती है, तो इसलिए 9 बजे से पहले पहले ही आपको धूप सेकनी पड़ती है। लेकिन सर्दियों में धूप इतनी तीखी होती ही नहीं है, तो जब भी धूप निकले आप धूप में ज़रूर बैठो। हालांकि अब तो धूप बहुत ही कम निकल रही है, लेकिन जिस दिन भी निकलती है, जैसा मैंने कहा कि चाहे मुझे काम छोड़ के बैठना पड़े, मैं बैठती ज़रूर हूँ। क्योंकि काम वेट कर लेगा, लेकिन आपके शरीर में अगर कोई दिक्कत आएगी तो फिर वो संभालना मुश्किल हो जाएगा। कभी कभी मैं ऐसा भी करती हूँ कि जिससे मुझे काम भी ना छोड़ना पड़े और शरीर को धूप भी मिल जाए। जैसे कोई काम है जो धूप में ही करना है, जैसे ऊपर कपड़े धोने हैं या और भी कुछ काम है, तो मैं उसको धूप में बैठकर कर लेती हूँ, ताकि काम भी होता रहे और मेरी बॉडी को धूप भी लगती रहे। तो आपने यहाँ देखा, धूप लगाते वक्त मैंने अच्छे से अपने जो लोअर्स पहना हुआ है और जो टी शर्ट पहनी हुई है उसकी बाजू भी अच्छे से ऊपर की, ताकि मेरे जोड़ों पर, घुटनों पर, कोहनियों पर अच्छे से धूप लग जाए। खासकर मेरे कंधे जो कि बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं। अभी मैं आ गई हूँ नीचे और आते वक्त मैंने जीने का दरवाज़ा बंद किया है, क्योंकि कबूतर आते हैं ऊपर से और वो डायरेक्ट नीचे ही आ जाते हैं। तो कभी कभी बहुत परेशान करते हैं, इसलिए उस दरवाजे को बंद करके रखना पड़ता है। तो नीचे आने के बाद कुछ और काम मैंने समेटे और उसके बाद वानी आ गई है स्कूल से, तो अभी फ़िलहाल उसको खाना दिया है और मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर थोड़ा सा सिलाई का काम करने के लिए। तो मैं कर क्या रही हूँ, एक्चुअली मैंने कंबल के कवर लिए थे, ऊनी कवर। कॉटन के कवर तो मेरे पास हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि वो कवर ठंडे लगते हैं, तो इसलिए मैंने ये ऊनी कवर लिए थे। करीब 1 हफ्ता हो चुका था इनको लिए हुए। तो इनकी ना मुझे सिलाई पक्की करनी थी, क्योंकि इन पे जो सिलाई आती है वो काफ़ी कच्ची होती है और जब भी हम उनको मतलब ओढ़ते हैं या कंबल के ऊपर चढ़ाते हैं तो वो सिलाई उधड़ जाती है और फिर वो बहुत बुरी लगती है। तो इसलिए कोई भी इस तरह का, जैसे कोई कुशन कवर है या कंबल का कवर है, तो मैं हमेशा उसकी सिलाई पक्की करने के बाद ही उसको मतलब कवर को चढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर वानी आई थी मेरी मदद करने के लिए। उसने कहा कि मैं मशीन चला देती हूँ और आप इधर से मतलब जो कर रहे हो वो करते रहो। लेकिन उसने इतना धीरे धीरे काम किया ना कि मुझे आलस ही आ गया। तो मैंने उसको हटाया, मैंने उसको कहा कि तुम पढ़ाई कर लो, जैसे कि वो कर ही रही थी बैठे हुए। तो मैं अभी फ़िलहाल खुद ही कर रही हूँ और ये मेरी नॉर्मल स्पीड है, तो बस मुझे फटाफट ये काम निपटाना है। तो ये जितने भी कवर हैं कंबल के, 3-4 कवर हैं, इन सभी की सिलाई मैं पक्की कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि मैं कोई सिलाई की एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही मुझे कभी सिलाई में कोई इंटरेस्ट रहा है। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि वो अपने मतलब खुद के कपड़े तो खुद सील ही लेते हैं, जैसे सूट सलवार या ब्लाउज़ या छोटे मोटे अपने बच्चों के कपड़े सील लेते हैं। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं सीलती हूँ। लेकिन हाँ, उसके बावजूद भी मैं सिलाई का काम करती हूँ। जैसे कि अभी आपने देखा कि मैं ये कंबल के कवर जो हैं इनकी सिलाई पक्की कर रही हूँ, या फिर कुशन कवर मुझे बनाने होते हैं वो भी मैं घर पे बना लेती हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहूँगी कि मुझे सिलाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने सिलाई सीखी थी, हालांकि उसको मैंने कंटिन्यू नहीं किया, इसीलिए मुझसे सब कुछ सिलना नहीं आता। लेकिन ये एक स्किल है जो सबको आनी ही चाहिए। एटलीस्ट इतनी तो आनी चाहिए कि आपके घर में अगर कोई कपड़ा फट गया है, उधड़ गया है, या आपका ही कोई पर्सनल कपड़ा जो आपको ठीक करना है, उसके लिए आप हमेशा टेलर के पास ना जाएं।
कि ज़रा सा कोई कपड़ा उधड़ गया या कोई कपड़ा ढीला है उसको टाइट करना है, या कोई कपड़ा आपको टाइट हो गया उसको ढीला करना है, तो आपको हर बार टेलर के पास ना जाना पड़े। तो सिलाई बहुत ज़्यादा नहीं आती, लेकिन मशीन की कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स मुझे पता हैं। जैसे मशीन का धागे का जो टाँका है उसको थोड़ा मोटा या बारीक करना है तो वो यहाँ से किया जाता है, इसको थोड़ा ऊपर या नीचे करके। जितना आप उसको ऊपर करते हैं सिलाई मोटी हो जाती है, यानी कि बड़े बड़े टाँके आते हैं, और जितना आप उसको नीचे करते हैं तो सिलाई उसकी थोड़ी बारीक आती है। और यहाँ पर देखिए मैंने टाँके को मीडियम रखा है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा ना ही बहुत ज़्यादा बारीक, क्योंकि ये सीधी सिलाई है और मुझे सिर्फ सिलाई मजबूत करनी थी। ऐसा मुझे कोई ख़ास कपड़ा सिलना नहीं था जिसके लिए मुझे बहुत बारीक सिलाई करनी पड़े। तो यहाँ पर जो वाइट कलर का धागा है उससे ये पहले से सिला हुआ था, और जो ब्लैक कलर का धागा है वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जैसा मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिलाई मास्टर ही हों, लेकिन ये एक बेसिक स्किल है जो आपको आनी ही चाहिए, और आपको आपके बच्चों को भी ज़रूर सिखानी चाहिए। क्योंकि अभी तो हमारे बच्चे छोटे हैं, हमारे साथ रहते हैं, तो कोई कपड़ा अगर उधड़ गया फट गया तो वो हमने सील के दे दिया। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम ना हो, या फिर बच्चे बड़े होकर बाहर पढ़ने जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, तो उनको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि कोई उधड़ा हुआ कपड़ा या कोई फटा हुआ कपड़ा कैसे ऑल्टर किया जाता है। भले ही सिलाई मशीन से ना कर पाएँ तो सुई धागे से करना उनको आप सिखाइए, लेकिन सिखाइए ज़रूर। और ये स्किल आपके बेटा और बेटी दोनों के ही लिए है, क्योंकि कपड़े तो दोनों ही जन पहनते हैं, और कपड़ा किसी का भी फट सकता है, उधड़ सकता है। तो चलिए यहाँ पर एक और टिप आपको देती हूँ जो कि मैं भी हमेशा करती हूँ। कभी कभी हम ऐसा होता है ना कि जल्दी में होते हैं, बस हल्का सा कुछ टांका लगाना है और देखते हैं कि ये जो बाबिन है इसमें धागा ही नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ कि कुछ बेसिक कलर के धागे, जैसे कि सफ़ेद, काला, लाल या नीला, यही 4-5 जो कलर हैं इनको हमेशा बाबिन पे भर के रखती हूँ, क्योंकि ये कुछ बेसिक कलर हैं जिनसे आप किसी भी कपड़े पर फटाफट टांका लगा सकते हो। तो यहाँ पर मेरे सारे जो कंबल के कवर हैं वो अच्छे से ऑल्टर हो गए हैं, मतलब उनकी सिलाई मैंने पक्की कर दी है। और ये जो कंबल पे कवर चढ़ा हुआ है ऑलरेडी, उसकी सिलाई मैंने पक्की करके ही उसको कंबल पे चढ़ाया था। तो अभी शाम के करीब 6 बज चुके हैं और इस वक्त तक मैंने रोटियां भी बना ली हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड का मैंने जैसे बताया कि वो सुबह जब हॉस्पिटल गए थे तभी मैंने उनको लंच पैक करके दिया था। तो वो खाना उन्होंने करीब 12 बजे खाया था और उनको आते ही बड़ी तेज़ भूख लग रही थी, तो इसलिए मैंने चाय पानी ना बनाकर सीधा रोटियां ही सेक दी थी। कुछ सब्जी सुबह की रखी हुई थी, वही आलू मेथी वाली, और साथ ही मैंने थोड़ी सी मसूर की दाल भी बना ली थी, लाल मसूर की दाल। वो सर्दियों में बड़ी गर्म होती है, तो पतली पतली सी वो दाल जैसे मैंने बनाई थी, और साथ में बस 7-8 रोटियां सेकी। बहुत ज़्यादा काम नहीं था, तो इसलिए किचन का काम फटाफट ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर सारे बर्तन साफ़ करने के बाद लास्ट में मैंने जो परात होती है ना उसको धोया था, परात और बेलन। तो उनको कभी भी मैं झूठे बर्तनों के साथ नहीं डालती। आपने देखा सिंक बिल्कुल खाली था जिस वक्त मैंने परात और बेलन को धोया। और उसके बाद सबसे लास्ट में सिंक की सफाई एक बार फिर से मैं कर रही हूँ। जब मैं बर्तन धोती हूँ उससे पहले भी मैं एक बार किचन को मांजती हूँ, सिंक को मांजती हूँ, और सबसे लास्ट में जब सारे बर्तन धुल चुके होते हैं उसके बाद भी मैं सिंक को एक बार अच्छे से मांज देती हूँ। तो यहाँ पर अभी जब सारे बर्तन धुल गए तो थोड़ी सी गाजर मैंने ली थी, और इनकी मैंने 31 दिसंबर की रात को गाजर की खीर बनाई थी। हालांकि वो सब मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि उस दिन मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की थी। तो ये जो गाजर थी इनको साथ के साथ मैंने धो के रख दिया। साथ ही यहाँ पर अदरक है जिसको मैं इस तरह से धो रही हूँ। देखिए जहाँ जहाँ भी इसकी गांठें हैं वहाँ से मैंने इसको तोड़ लिया है और खूब अच्छे से मैं हाथ से रगड़ के इसको धो रही हूँ। इसकी वजह से ना मुझे कभी भी अदरक का छिलका नहीं उतारना पड़ता, मैं एज इट इज़ ही यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल साफ हो चुका है। अगर फिर भी आप छिलका उतार के मतलब यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं अदरक का छिलका कभी कभी ही उतारती हूँ। ज़्यादातर मैं अदरक को छिलके के साथ ही यूज़ करती हूँ क्योंकि बहुत अच्छी तरह से ये साफ़ हो चुका है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती छिलका उतारने की। तो इन गाजर की
अगले दिन बनी थी गाजर की खीर, और अदरक ये अगले 1 हफ्ते तक चाय में, सब्जी में इस्तेमाल होगा। और इसको मैंने मतलब सब्जियों को धो के छलनी में रखा है और छलनी को रखा है एक बाउल के ऊपर, ताकि काउंटर टॉप गंदा ना हो। साथ ही दूध के लिए, दही के लिए मैंने दूध गर्म कर दिया है। चीनी रिफिल की है क्योंकि डब्बा खाली हो गया था चीनी का, और साथ ही सारे बर्तन खाली मांज दिए हैं मैंने। और ये आटे की छलनियाँ भी धो दी हैं। आटे का ड्रम तो मैंने ऊपर छत पे ले जाके धोया था दिन में, लेकिन ये जो छलनियाँ हैं इनको यहीं सिंक में ही साफ कर दिया था। साथ ही कुछ जार खाली हुए थे तो इनके लेबल्स मुझे उतारने हैं, लेकिन ये इतनी आसानी से उतरते नहीं हैं, तो इसलिए इनको मैं 1 या 2 दिन के लिए इस तरह से भिगो के छोड़ दूंगी पानी में, और जब ये लेवल सॉफ्ट हो जाएंगे तब अपने आप ही ये उतर जाएंगे। तब मैं इनको अच्छे से साफ करके डब्बों को रसोई में इस्तेमाल कर लूँगी। तो इसी तरह से मेरे डब्बे रीयूज़ होते रहते हैं, कुछ कांच के, कुछ प्लास्टिक के। और मैंने बाहर से रसोई के लिए डब्बे कभी खरीदे ही नहीं, शायद मुझे तो याद नहीं पड़ता कि मैंने रसोई के लिए स्पेशल बाहर से कभी डब्बे खरीदे हों। तो अभी फ़िलहाल किचन पूरी तरह से साफ़ हो चुका है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि हम सारा काम निपटा दें और हमें कोई और काम ना मिले। कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ काम तो शायद हम अपने लिए ढूंढ ही लेते हैं। तो यहाँ पर मैं किचन बस क्लोज ही करने वाली थी, मतलब आज का काम पूरा रैपअप ही करने वाली थी, तभी मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई थोड़ी सी कॉफ़ी बना लो। तो चलो अब कॉफ़ी भी बनाते हैं। फ़िलहाल जैसे मैंने बताया कि ये दूध मैंने दही जमाने के लिए गर्म किया था, लेकिन अभी मुझे कॉफ़ी भी बनानी है। तो चीनी का डिब्बा गया अपनी जगह पे, और ये आटे का थैला है, आटे की थैली 5 किलो की। पहले मैं 10 किलो मंगाती थी, लेकिन अब 5 किलो मंगाने लगी हूँ, ज़रूरत होती है तो फिर मंगा लेती हूँ। तो ये अभी रखी हुई है, जब आटे का डब्बा अगले दिन सूख जाएगा तब अच्छे से उसको सुखा के पोंछ के तब मैं उसमें आटा भरूंगी। तो यहाँ पर चल रही है कॉफ़ी बनाने की तैयारी। और कॉफ़ी बनाने के लिए ना मैं दूध को हमेशा नाप के लेती हूँ, कॉफ़ी हो या चाय, किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कम बन जाती है, कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा बन गई, तो इसलिए दूध हमेशा नाप के लो। और ये वाली ट्रिक ना मुझे मेरे हस्बैंड ने बताई थी, क्योंकि वो जब भी चाय बनाते हैं ना तो बिल्कुल नाप तोल के दूध लेते हैं। उनकी बनाई हुई चाय या कॉफ़ी कभी भी कम नहीं पड़ती। हालांकि अब तो महीनों हो गए हैं उनकी हाथ की चाय पिए हुए। तो यहाँ पर मैंने दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, और उसमें मैंने डाल दी है मिश्री। साथ ही 2 मग हैं, आपने देखा, उनमें मैंने 1-1 पाउच कॉफ़ी का डाल दिया है। पहले मेरे पास ना कॉफ़ी बीटर था, आसानी से बन जाती थी उससे बहुत ही झागदार कॉफ़ी, और वो बैटरी ऑपरेटेड था। और एक बार मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था वीडियो में कि मैं कॉफ़ी का पेस्ट भी बना के रखती हूँ, उससे भी बड़ी आसान हो जाती है कॉफ़ी बनानी, कि बस कॉफ़ी का पेस्ट आपने डाला मग में और ऊपर से गर्म दूध डाल दिया, क्योंकि उस पेस्ट में कॉफ़ी भी होती है और चीनी भी होती है, तो मीठा भी नहीं डालना पड़ता आपको। लेकिन अभी मेरे पास कॉफ़ी बीटर भी नहीं है, और फिलहाल मैंने अभी तक कॉफ़ी का पेस्ट भी बना के नहीं रखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉफ़ी हम पीते ही नहीं हैं। लेकिन चलो कुछ ना सही, अपना देसी जुगाड़ तो है ही। तो यहाँ पर दूध को मैंने खूब अच्छे से गर्म किया, और उसको एक बड़े से मग में इस तरह से 2 बार मैं खूब ऊपर तक उछाल रही हूँ। हमारे यहाँ कहते हैं उसको दूध को उछालना। तो इससे क्या है कि दूध में झाग बन जाएगा। तो मिश्री मैंने इसमें ऑलरेडी डाली हुई है, यानी कि दूध हमारा मीठा है। तो 2 बार आप इस तरह से उसको थोड़ा सा ऊंचे से उछालेंगे ना, तो दूध बहुत ही अच्छा हमारा झागदार हो जाएगा। और चिंता मत कीजिए, हमारा दूध ठंडा नहीं होगा, हमें गर्मा गर्म ही कॉफ़ी पीने को मिलेगी। तो ये देखिए दूध में कितना झाग बन गया है। और अब इस झागदार दूध को हम इन दोनों कप्स में डाल देंगे, जिसमें मैंने पहले से कॉफ़ी पाउडर डाला हुआ है। इसको भी मैं थोड़ा सा ऊपर से करके डाल रही हूँ, ताकि थोड़ा सा और एक्स्ट्रा झाग बन जाए। और यकीन मानिए, बिना किसी बीटर के, बिना किसी इक्विपमेंट के, और बिना किसी कॉफ़ी के पेस्ट के, ये कॉफ़ी इतनी टेस्टी बनती है ना, बहुत ही झागदार बनती है। वैसे आप चाहो तो कप में कॉफ़ी और चीनी डालकर उसको एक साथ फेंट लो, फिर उसके ऊपर गर्म दूध डाल दो, ये भी मेथड अच्छा है। लेकिन अगर कुछ भी ना कर पाओ तो ये वाला मेथड आप ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ेगा, और बिल्कुल झागदार कॉफ़ी भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर 2 कप कॉफ़ी तैयार हो गई है, मैंने अपने हस्बैंड को दे दी है,
और वो फ़िलहाल बाहर चौक में बैठ के काम कर रहे हैं, अपनी मशीनरी बना रहे हैं। मैंने उनको बोला भी कि आप अंदर ही आ जाइए, लेकिन वो बोल रहे हैं कि भाई गरमाई में बैठूंगा तो फिर मुझे आलस आ जाएगा, तो इसलिए अभी मैं पहले कॉफ़ी पीऊँगा और वहीं पर बैठकर अपना काम करूँगा। लेकिन मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो इसलिए मैं अपनी कॉफ़ी लेकर बैठ गई हूँ सीधा कंबल में अंदर, और यहाँ पर बैठकर मैं कर रही हूँ अपनी कमर की सिकाई। तो ये वाली बेल्ट है मेरे पास, हीट बेल्ट फ्लेमिंगो की है, बहुत ही अच्छी है, पिछले करीब 4-5 साल से मेरे पास है। और सच बताऊं, मेरे लिए ना ये संजीवनी का काम करती है, खासकर इन दिनों में, सर्दियों में मेरी कमर में बहुत ज़्यादा अकड़न होती है। और यहाँ पर है वानी रानी, जिसको नींद आ रही है, लेकिन वो सोने को तैयार नहीं है, क्योंकि कह रही है कि पहले आप सो मेरे साथ, तब मैं सोऊंगी। तो मैं उसको यही समझा रही हूँ कि बेटा मैं कॉफ़ी पी के सो जाऊंगी, लेकिन वो है कि बैठी हुई है। और दूसरी तरफ आपने देखा बिस्तर के तकिया लगा हुआ है, क्योंकि हम सिरहाने की तरफ सिर करके नहीं सोते, दोनों माँ बेटी हम दूसरी तरफ सिर करके सोते हैं। और जैसा कि आज बहुत अच्छे से धूप निकली थी ना, तो सच बताऊं, मुझे कुछ स्वेटर जर्सी वगैरह भी पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और वानी यहाँ पर अपनी हुडी में पैक बैठी है, क्योंकि उसको तो भाई बहुत ज़्यादा ही सर्दी लगती है। तो अभी फ़िलहाल काफ़ी समझाने के बाद वानी सोने के लिए तैयार हुई, और वो खुद भी 10 या 10:30 बजे तक सो ही जाती है, और अब वो मुझे भी ज़्यादा देर तक जागने नहीं देती। पहले मैं रात को जागकर एडिटिंग कर लेती थी, लेकिन अब सच बताऊं, मुझसे जागा ही नहीं जाता। जहां 10 या 10:30 हुए, मेरे को इतनी भयंकर वाली नींद आती है कि मैं चाहकर भी कोई काम नहीं कर पाती। तो अभी फ़िलहाल मैं अपनी कॉफ़ी ख़त्म करूँगी, उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से मुंह हाथ धोऊँगी, और गुनगुने से नारियल के तेल से अपने चेहरे पर और हाथों पैरों पर थोड़ी सी मसाज करूँगी। तो जब तक मैंने अपनी कॉफ़ी ख़त्म की, तब तक मेरे हस्बैंड का भी काम जो थोड़ा बहुत पेंडिंग था उन्होंने कर लिया। बहुत ज़्यादा देर तक जागकर अब उनसे भी काम होता नहीं है, क्योंकि फिज़िकली उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है। और मुझे तो कमर की दर्द ने इतनी ज़्यादा परेशान किया हुआ है कि मैं क्या ही बताऊं। अभी फ़िलहाल जैसे मैंने बताया कि मैं हीट बेल्ट लगाकर सेक रही हूं कमर को, तो थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा पीछे होने की कोशिश करती हूं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन खैर, जो भी है, मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। तो चलिए, इसी नोट के साथ अपनी इस वीडियो को एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए।